देखिए, मगध महाजनपद में हम लोगों ने 7 वंशज जो था उसमें से 5 के बारे में हमने पढ़ लिया है। हमने हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश और शुंग वंश, ये हमने 5 वंश के बारे में कवर कर लिया है। अब हम जानते हैं इसमें कण्व वंश और हम सातवाहन वंश के विषय में जानते हैं। आप लोगों को पता होगा कि जो 16 महाजनपदों में से सबसे बड़ा मगध महाजनपद को माना गया। क्यों माना गया? क्योंकि जो भी आया, 7 वंशज जो आए थे, जो हर्यंक वंश का जो बिंबिसार था, जो अजात शत्रु था, जो उदयन था, जितने भी शासक आए, अब जैसे महापद्म नंद आया, अशोक आया, चंद्रगुप्त मौर्य आया, बिंदुसार आया, सारे के सारे शासक जो भी आए और सब ने जो 16 महाजनपद है उनमें से अपना अपना विस्तार अलग अलग जगहों पे करने लगा था। ऐसे ही आ गया आपका कण्व वंश। कण्व वंश में कुछ वैसे जानकारी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा उसके विषय में जान लो, क्योंकि हमें ये पता है कि हर एक वंश के जो सिपाही थे, जो सेनापति होते हैं, वो अपने कुछ राजा जो कमजोर राजा बन जाते थे उन्हें मारकर अपना वंशज तैयार कर लेते थे। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि हर्यंक वंश का जो राजा था बिंबिसार, उसका जो बेटा अजात शत्रु था, उसका जो बेटा उदयन था, उसके बाद जो नाग दशक आया था, उस नाग दशक को मारने वाला शिशुनाग ही तो था। तो शिशुनाग वंश ने अपना स्थापना कर लिया और ये शिशुनाग वंश इस हर्यंक वंश के जो नाग दशक था उसका ये सेनापति था, तो उसने अपने राजा को मार दिया। इसी तरीके से जैसे ही आगे बढ़ा और शिशुनाग वंश के बाद आया था, ये मतलब शिशुनाग वंशज तो शिशुनाग ही चल रहा था, लेकिन इसमें जो काला कोस आया, उसके बाद जो नंदीवर्धन आया, तो नंदीवर्धन को मार के नंद वंश का स्थापना किया गया। और नंदीवर्धन को मारने वाले थे कौन? मारने वाला था महापद्म नंद, और महापद्म नंद ने अपने नंद वंश का स्थापना कर लिया। इसके बाद आया था महापद्म नंद के बाद आया था धनानंद, और धनानंद को मारने वाले थे चंद्रगुप्त मौर्य, और मौर्य वंश का स्थापना कर लिया गया। इसी तरीके से जैसे चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज तैयार हुआ, मतलब ये सब हर एक मतलब महाजनपद पे अपना अपना अधिकार जमाने लगे थे। जैसे बिंबिसार ने अपना अधिकार जमाया, अशोक ने बहुत अपने अखंड भारत बना दिया, पाकिस्तान अफगानिस्तान सबको जीत लिया, जितने भी सबके जीत लिया ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी में अशोक आ गया, अशोक का शासन मतलब मौर्य वंश को समाप्त करने के लिए आ गया शुंग वंश, और शुंग वंश का जो राजा था पुष्यमित्र शुंग था, इसने अपने इस वंश को खत्म कर अपने मतलब कि इसके वंश को खत्म करने वाले थे कण्व वंश। कण्व वंश का वासुदेव आया और वासुदेव ने इस कण्व वंश को इस शुंग वंश को खत्म कर दिया। यहाँ का जो राजा था वासुदेव नहीं, पहले लास्ट वाला था मतलब पुष्यमित्र शुंग का बेटा जो था अग्निमित्र शुंग था, उसी का एक राजा और आया जिसे कहा देवभूति राजा। ये देवभूति को खत्म करने वाला था वासुदेव कण्व, और ये वासुदेव कण्व जो था ये बना लिया अपना कण्व वंश। तो कण्व वंश का स्थापना कर लिया। तो छठवें वंश में आप लोग ये देख रहे हो। तभी आया था इसके बाद इसका जो एक और आया था राजा जो आया था सुसर्मर्म, हत्या इसका कर दिया गया सातवाहन वंशज ने इसका हत्या कर दिया और अपना वंशज तैयार कर लिया। तो हर एक राजा का अब यहाँ से आ जाता है जो शुंग वंश है। शुंग वंश में ब्राह्मण रहते थे, तो ये सब ब्राह्मण थे सारे के सारे। शुंग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश, तीनों वंश जो थे ना ये ब्राह्मण जाति के थे, इनका काम था ब्राह्मण। शुंग वंश आया था, ये किसको ज्यादातर क्षति पहुंचाया? बौद्ध धर्म को क्षति पहुंचा दिया बहुत ज्यादा। तो शुंग वंश तो खत्म हो गया। शुंग वंश पिछले वीडियो में बता दी हूँ। कण्व वंश के विषय में थोड़ा सा जान लो। अब आ जाता है आपका सातवाहन। कण्व वंश ने ज्यादा कुछ किया होता तो ज्यादा आगे चलता। अब आता है आपका सातवाहन वंश, और सातवाहन वंश में उसका जो राजा है, जो शासक होता है, सातवाहन के शासक होता है, उसका नाम है सिमुक। और सिमुक ये राजा आया, और सिमुक के बाद आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये एक राजा आता है। और सबसे बड़ा सातवाहन का
सबसे योद्धा राजा माना जाता है गौतमी पुत्र सातकर्णी को। ये गौतमी के पुत्र थे, तो गौतमी पुत्र सातकर्णी इनका नाम था। ये इनके बारे में ये बताया जाता है कि ये जो नासिर में इनकी माता बताती हैं कि नासिर के शिलालेख में बताया गया है कि ये गौतमी पुत्र के बारे में पूरा उस शिलालेख में लिखा गया है। जिस तरीके से अशोक का शिलालेख 14 शिलालेख है और 13वें शिलालेख में प्रमुख उसका दिया गया है किसके, कलिंग के विषय में। कलिंग यानी किस तरीके से कलिंग का ये चर्चा हुआ है, किस तरीके से उसी कलिंग में बता दिया कि यहाँ पे विश्व युद्ध मतलब विश्व युद्ध में अब विश्व में शांति चाहिए, अब नहीं चाहिए। तो इसमें 13वें शिलालेख में अशोक ने कहा है कि विश्व में शांति चाहिए। ये बहुत कलिंग तो आधा जीत लिया था महापद्म नंद, जो नंद वंश का था, नंद वंश का जो था, तो महापद्म नंद ने आधे को जीत लिया था। आधा बचा जो था, तो आधे को जीतने के लिए आया था कौन, अशोक ने जीता था। कलिंग को जीता अशोक ने। कब हमला उसने कब किया था, 261 ईसा पूर्व में, यानी कि 261 ईसा पूर्व में। अपना तो राज्य अभिषेक ही कराया था 269 में, 269 में कराया था, मतलब 269 में ईसा पूर्व में उसने अपना राज्य अभिषेक कराया था और मगध का राजा बना था अशोक। तो अशोक के विषय में तो पूरा आप लोग समझ गए होंगे कि अशोक ने क्या क्या किया था। अशोक का एक वीडियो है जो कि मैं आपको सम्राट अशोक के विषय में बता चुकी हूँ, आपको वो देख लेना। उसमें आपको बता दिया गया है कि कितने शिलालेख, 14 शिलालेख के विषय में भी देखना वीडियो है, वो आप देख लेना। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं सातवाहन के विषय में। तो सातवाहन में सबसे योद्धा कौन था, ये गौतमी पुत्र सातकर्णी था। लेकिन अब इससे लड़ाई करने के लिए, इससे मगध पे हमला करने के लिए सब समझ गए थे कि भैया कौन, पहले तो सब यूनानी समझ गए थे कि मौर्य वंश तो समाप्त हो गया, अब मौर्य वंश सब समाप्त हो गया तो हम यहाँ पे चलते हैं। तो वहां के दो राजा आए थे, तो 2 राजा आके शुंग वंश पे हमला किए थे। तो पुष्यमित्र शुंग थे जो, वो इनको मार के फेंक दिया, मतलब मार उड़ दिया, इनको पस्त कर दिया और कहा कि ऐसे कैसे चले आते हो। कहते हैं ना गांव में कि सरलो हाथी तो 9 लाखी, यही बात होता है कि अगर कैसी भी हाथी रहेगी ना, मरी भी हाथी सड़ी भी हाथी रहेगी तो 9 लाख की होगी, मतलब ये कहा जाता है, कहावत में है। तो मतलब अब जैसे मौर्य वंश खत्म हो गया तो क्या पूरा वंशज खत्म हो गया, इस पे तो कोई राज्य करेगा। तो आया था कौन सा, शुंग वंश। और शुंग वंश में विदेश जान गए यूनानी, ये सब कुछ करने वाले नहीं है, तो हमला करने चलते हैं। अरे तू हमला कैसे करेगा, पहले से ये तैयार है। पुष्यमित्र शुंग का जो बेटा था अग्निमित्र शुंग, वो कुछ नहीं किया, वो तो प्रेम के लीला में, प्रेम के जाल में फंस गया था, वहां उसकी तो कहानी ही खत्म हो गई थी। वहां तक उसके विषय में कालिदास ने लिख ही दिया था। अब यहाँ पे ये तो आपको पता चल गया। अब जब आपको गौतमी पुत्र सातकर्णी के विषय में पता, भाई लड़ने के लिए कौन आया, एक आया था राजा जो कि नहपाल राजा था। कौन राजा था, नहपाल। ये था मध्य एशिया का राजा, ये राजा था। इससे तो मतलब बहुत सारे आए, इसके बारे में आपको डिटेल में बताऊंगी पूरा, क्योंकि आपको थोड़ा सा बताया जा रहा है कि इस पे किस तरीके से सिर्फ ये अपना राज्य किए थे, ये पूरा नहीं है। देखो, मौर्य वंश का स्थापना से पहले 2 आए थे राजा राज्य करने के लिए, युद्ध करने के लिए। एक था डेरियस, पहला राजा था डेरियस, जो मैं आपको एक वीडियो में बता चुकी हूँ डेरियस के विषय में। उसके बाद आया था सिकंदर, तो सिकंदर ने डेरियस को भी तो हराया था भाई। ईरान इराक सब कुछ जितना उसका काम, इराक में जाके ये मर गया, मतलब खत्म हो गया था। कौन, ये सिकंदर कैसे इराक में, इराक के बेबीलोन में खत्म हो गया था ये बेचारा। ये भी बहुत शासन, इसे विश्व विजेता कहते हैं सिकंदर को। और सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में भारत में हमला करने के लिए गया था, लेकिन हमला नहीं कर पाया। इससे पहले ही जो गांधार था उसको जीत लिया। गांधार के राजा जो आम्बिक था, आम्बिक को हरा दिया। पोरस, पंजाब में उस समय पंजाब का राजा पोरस था, उसको सिकंदर ने हरा दिया। तो वो अलग मतलब मैटर था, वो पहले आए थे। लेकिन इसके बाद 4 आते हैं, मौर्य वंश के स्थापना के बाद 4 ऐसे आते हैं, और 4 में से एक जो आया था उसके बारे में आपको बताई थी, जो शुंग वंश में पुष्यमित्र शुंग ने भगा दिया था मार के।
पुष्यमित्र शुंग ने भगा दिया था, बोला तू क्या यहाँ करने आएगा, तो पुष्यमित्र शुंग ने उसे हटा दिया। तो सातवाहन में सबसे जो बड़ा शासक था वो था गौतमी पुत्र सातकर्णी। अब इस सातकर्णी को मारने के लिए आया था नहपाल। सोचा कि हम इस गौतमी पुत्र सातकर्णी को हरा देंगे। कहा कि ऐसे कैसे हरा दोगे, हम तुम्हें हरा देंगे। तो इस राजा को हरा दिए थे कौन, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने। तो बताओ, शक यानी शासक थे। शक कोई वंश था, कहाँ का, ये मध्य एशिया। तो ये वंश था, तो वहां के जो राजा है उनको क्षेत्रक कहा जाता था। मध्य एशिया का जो राजा आए थे, 5 आए थे यहाँ पे राज करने के लिए। उसके कहानी आपको पूरा पता चलेगा, लेकिन अभी सातवाहन के विषय में देख लो। हिस्ट्री का मजा तभी आता है जब आप मतलब कि शुरू से समझो, नहीं तो कुछ नहीं है। कहीं से उठा के पढ़ो हिस्ट्री, आपको पता ही नहीं चलेगा जब तक से आप पूरे कहानी को अच्छे से समझ नहीं लेते हो। तो मध्य एशिया से आए थे ये सब राजा। जो नहपाल था, जो रुद्रदामन था, उसके बारे में आपको बताऊंगी। अब इसी में ब्राह्मणों को, जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था। यानी जो आप काम करते हो ना, उस काम का आपको कर ना देके, पैसे ना देके, आपको भूमि दे दिया जाता था कि आप इससे अपना काम चला लीजिए। लेकिन ऐसे कैसे, इसी से हो जाएगा? हाँ भैया, अब राजा राजा ही रह गए, राजा गरीब हो गए और गरीब राजा बनते जाते थे। ये ऐसे जो इनका काम था सातवाहन वाले में लोग करते थे। वहां पे जो सिक्का था, इस सातवाहन में सिक्का भी मिला था। जो सिक्का था वो चांदी का मिला, सिक्का सोने का मिला था। शुंग वंश में ही जो 2 यूनानी आए थे ना लड़ने के लिए पुष्यमित्र शुंग से, उसने सोने का सिक्का का मतलब उदय मतलब कि डाल बना दिया कि सोने का सिक्का है। तो सोने का सिक्का उन्हीं के राज्य में आया था, वो सब लाए थे। तो इसी समय उसके बाद ही तो आया था सातवाहन वंश। तो उस समय सिक्का भी मिलता था, चांदी का हो, सोना का हो, सिक्का, सब कुछ सिक्का मिला था। अब यहीं पे एक राजा, सातवाहन वाले में एक राजा था। उस राजा का जो नाम था, सातवाहन वंश का एक जो राजा था, उसका नाम था वशिष्ठ पुत्र पुलमा। यही था जो गौतमी पुत्र सातकर्णी के बेटा था। कौन था? वशिष्ठ पुत्र पुलमा। अब इससे हमला करने के लिए आया था रुद्रदामन। पहला कौन आया था? पहला नहपाल आया था। किससे युद्ध किया था? गौतमी पुत्र से। लेकिन यहीं पे आता है कौन? आ जाता है यहाँ पे रुद्रदामन। और रुद्रदामन के विषय में मैं आपको बताई हूं, समझ लेना, ध्यान से सुना। रुद्रदामन के विषय में, रुद्रदामन ने, वो यूनानी था और वो आया और सोचा कि चलते हैं, क्योंकि हम एक राजा गए थे, वो हार के आ गए, अब हम चलते हैं और इस पे अपना राज्य करते हैं। और इस रुद्रदामन सोचा कि चल के हराते हैं। लेकिन ये वशिष्ठ पुत्र जो पुलमा था, ये सोचा कि हम तुमको हरा देंगे, तुम आओ, हमारे पिताश्री ने, गौतमी पुत्र ने तुम्हारे उसको हरा दिया था, उसका नाम था नहपाल को हरा दिया था, हम तुम्हें हरा देंगे। तो कहते हैं ना कि एक बार कोई हार जाता है ना तो सीख पाता है, दूसरी बार हार जाए तो मूर्खता होता है, तीसरी बार हार जाए तो कुछ काम ही लायक ना है। तो पहली बार तो हार गया था, दूसरी बार उसने सोचा कि किस तरीके से नहपाल हार गए थे और हमें नहीं हारना है। तो रुद्रदामन ने हरा दिया था, किसको हरा दिया था? इस वशिष्ठ पुत्र पुलमा को। इसको हरा दिया एकदम अच्छे ढंग से। तो जो दूरदर्शन आप देखे, दूरदर्शन झील है, ये गुजरात में बनाए थे चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि इस झील का उन्होंने तो निर्माण करा दिया था, लेकिन इसका पुनर्निर्माण इनका दोबारा में ये रुद्रदामन ने कराया था। कहा था कि ये एक राजा है मगध का, ये रुद्रदामन ने कहा था। रुद्रदामन ने कहा कि एक राजा है मगध का जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य, और उस चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत आगे आगे काम, बहुत कुछ किया है। अब ये मतलब कि ऐसा एरिया है कि मतलब ये बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे इस झीलों से गरीब इंसान काम कर सकता है, खेती कर सकता है, अच्छे से उसे देखभाल कर सकता है। ठीक है, तो रुद्रदामन ने ये काम को किया था। ये कहाँ है? गोदावरी नदी के पास में है। जो राजा देते थे, क्या चीज है? जमीन देते थे ब्राह्मणों को। एक तो खुद ये ब्राह्मण थे, शुंग वंश का राजा ब्राह्मण, कण्व वंश का राजा ब्राह्मण, सातवाहन वंश का राजा जो था ब्राह्मण था,
तो सारे के सारे ब्राह्मण थे और ब्राह्मणों को भूमि दान में दिया जाता था, या जो काम किए करते थे लोग उनको पैसे ना देके उनको ये भूमि दे दिया जाता था। तो इस तरीके से सातवाहन के विषय में समझे। देखो मगध महाजनपद किस तरीके से बहुत बड़ा बना, क्योंकि यहाँ पे जितने भी राजा आए ना, जो इनसे छोटा था जो भी जनपद महाजनपद, उस पे इसने हमला किया और हर एक राजा ने हमला करता गया और करने के बाद उसको जीता। हर एक को सारे के सारे जीतता गया और अपने में वो मिलाता गया। बिंबिसार ने मिला लिया, अजातशत्रु ने मिला लिया, उदयन ने मिला लिया, हर जगह पे। लेकिन बिंबिसार वैशाली में गया था तो हार गया था। ये भी ध्यान में रहे आपके कि जब वैशाली में बिंबिसार गया था तो हार गया था, लेकिन उसी का बेटा जो अजातशत्रु था उसने कहा कि मैं तो नहीं हारूंगा, मुझे पता करना होगा कि भाई कि ये कैसे मार करते हैं लोग, वहां का राज क्या है। तो इसने अपना गुप्तचर भेजा था और गुप्तचर उस समय का जासूस होता था। आज भी आपके पास अगर जासूस है, जासूस जो काम करता है कि बाहर का खबर हमारे पास पहुंचा देता है, तो उस समय का गुप्तचर था। वर्षकार उसका नाम था। वर्षकार मतलब अजातशत्रु के गुप्तचर का नाम था वर्षकार। और वर्षकार चले गए वैशाली में। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए कि ये मान लीजिए भारत है और भारत इस जगह पे अगर मगध है तो यहाँ पे वैशाली है। और वैशाली को ये कौन गया था? हर्यंक वंश का बिंबिसार गया था। कहाँ पे? वैशाली में। और वैशाली को जीत नहीं पाया था। और उस समय मगध की राजधानी थी राजगिरी। राजाओं का जहाँ पे शासन होता था उसे कहा जाता था राजगिरी। तो राजगिरी उस समय का क्या था? वहां का राजा था। राजगिरी मगध का राजधानी था। और वो सोचा कि हम चलते हैं वैशाली को जीत लेते हैं, लेकिन वैशाली को जीत नहीं पाया था। और अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार को मारने के बाद वो मार दिया था। और मारने के बाद पहुंचा यहाँ पे, कहाँ पे? वैशाली में। और वैशाली में अपने गुप्तचर को, वर्षकार को भेजा और गुप्तचर ने सारा संदेशा इनको बता दिया कि किस तरीके से वहां पे लोगों को मारा जा सकता है वहां पे। तो उसके बाद अजातशत्रु ने इससे जीत लिया था। और जब इसको जीत लिया अजातशत्रु ने, तो यहाँ तक इसने जीत लिया। किसने जीता? अजातशत्रु ने। तो जैसे अब यहाँ कलिंग इस साइड में है। कलिंग उड़ीसा जानते हैं ना? उड़ीसा में कलिंग में अशोक महापद्म नंद ने आधे कलिंग को तो जीत लिया था। इसके बाद आया था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने नहीं, अशोक ने, मतलब अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का जो बेटा था बिंदुसार का जो बेटा था अशोक ने यहाँ तक पूरे कलिंग को जीत लिया। और कलिंग को जीतने के बाद ही तो इसको होश खुला। अशोक इतना बलवान था, मतलब बलवान है क्या कि मतलब ये क्रूर होते हैं ना, बहुत क्रोधित व्यक्ति। धनानंद तो था लेकिन धनानंद ने संभाल नहीं पाया, क्योंकि धनानंद के पिता महापद्म नंद ने बहुत कुछ संभाल रखा था, लेकिन इसने कुछ किया ही नहीं। क्योंकि मांस मदिरा अयासी के अलावा अगर कोई कुछ नहीं करेगा तो कुछ नहीं किया। तो इसने कुछ नहीं किया। ये मतलब राज्य भार को संभालने का इसका काम था, संभालता था, लेकिन पूरी अच्छी तरीके से नहीं संभालता था, नहीं तो मरता ही नहीं। क्या चंद्रगुप्त मौर्य, अब बताओ, जो चंद्रगुप्त मौर्य था अपना राज्य मतलब अपने से ही ऊपर किया था। मान लीजिए कोई बहुत धनवान किसी का पिता है, आपके पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं और उनके पैसे में से उनका पैसा बहुत सारा है और आपने उस पैसे में 10 रुपए और जोड़ दिए, तो बहुत ज्यादा आप धनवान नहीं, मतलब आपको नहीं कहा जाएगा कि आप बहुत ज्यादा धनवान हो। लेकिन जो आपके पिता ने जीरो से स्टार्ट कर रहा था, मतलब थोड़े से पैसों से, और बहुत सारे पैसे को बढ़ा दिया, आगे कर दिया कि मतलब बहुत सारे पैसे उसका हो गया, तो पिता को कहा जाएगा कि इसने अपने दिमाग से कुछ काम किया। इसी तरीके से जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु थे, उन गुरु का नाम था चाणक्य। और चाणक्य ने अपने नीतियों से धनानंद को हराया था। और धनानंद को हराने के मतलब हराया क्या था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको मार दिया था और उसकी बेटी दुर्धरा से अपनी शादी कर लिया था। दुर्धरा से शादी करने के बाद वो उसके राज्यपाट को भी हथिया लिया था। तो इस तरीके से मतलब चंद्रगुप्त मौर्य बना बनाया साम्राज्य उसको नहीं मिला था,
वो 12 साल का था तभी से वो किसके पास था, चाणक्य के पास। और चाणक्य तक्षशिला जो पाकिस्तान में गांधार का उस समय राजधानी था। गांधार एक महाजनपद था, कंबोज एक महाजनपद था। तो गांधार की जो राजधानी तक्षशिला है, उस तक्षशिला में अध्यापक थे। उन्होंने ही अर्थशास्त्र को लिखा है। और अर्थशास्त्र को आज हम लोग इकोनॉमिक की तरह पढ़ते हैं, लेकिन उस समय का राजनीतिक उसमें लिखा गया था। और उसमें टोटल 15 भाग बनाए गए थे। कितने, मतलब पाठ जो होता है, लेसन जो होता है 15। क्यों बनाया गया था, क्योंकि इन्होंने एक नीतियों को उसमें लिखा था और कहा था कि जब भी कोई काम आपको करना है तो साम दाम दंड भेद लगा करिए। देखिए, जिस तरीके से साम दाम दंड भेद, प्रेम से माने ठीक है, नहीं माने पैसे से मनाओ, पैसे से नहीं माने तो बल से मनाओ, बल से नहीं माने तो उसके गुप्त रहस्य को समझ लो। और जो गुप्त रहस्य को समझ लेता है वो किसी तरीके से किसी को हरा सकता है। तो ये चाणक्य जो थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। और 12 वर्ष का चंद्रगुप्त मौर्य को लेके तक्षशिला पहुंचे थे और वहीं को उनको अच्छा ज्ञान दिए थे और ज्ञान के अनुसार उनको आगे को बढ़ाए। और धनानंद ने चाणक्य को अपमानित किया था, क्योंकि सिकंदर चाहता था कि मैं भारत पे पहुंचूं। भारत पे पहुंचने से पहले ये पहुंचे थे धनानंद के पास। चाणक्य कहे थे कि आपके यहाँ सिकंदर आ रहा है। जब सिकंदर आ रहा है तो धनानंद ने कहा कि आओ, कौन सा सिकंदर, मैं उसको देख लूंगा, इसको फेंको, इस आदमी को। चाणक्य को जब अपमानित किया था तो चाणक्य ने बताया कि अब हम तुमसे बदला जरूर लेंगे। और उसी समय सुन रहे थे चंद्रगुप्त मौर्य जो 12 साल के थे, उनके पीछे पड़े और उनके साथ गए। और चंद्रगुप्त मौर्य धीरे धीरे मगध महाजनपद का एक राजा, विशाल राजा बना, विशाल सम्राट मान लीजिए बना। क्यों बना, क्योंकि उसने अखंड भारत का निर्माण कर दिया। उसने अखंड भारत का निर्माण कर दिया था। तो जितने भी राजा आए मगध पे राज्य करने के लिए, तो मगध महाजनपद में 16 के 16 अब राजा, अब धीरे धीरे 16 मिल गया। अब तो इस समय आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान में 2 उधर 14 ही को मानो, 14 के 14 आ गए अपने भारत में। तो इस तरीके से मिल गए। लेकिन अब मान लीजिए कि एक चीज को 16 चीज है आपके पास है, और 16 को इकट्ठा कर दोगे तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा। तो 16 को इकट्ठा कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, महा अखंड भारत का निर्माण उसने कर दिया और आगे ये बढ़ता गया। ये तो आपको समझ में आया होगा। इससे चंद्रगुप्त मौर्य से पहले, जब चंद्रगुप्त मौर्य का मतलब मौर्य वंश नहीं था, उस समय 2 शासक आए थे। एक था डेरियस और दूसरा था सिकंदर। लेकिन इसके बाद 4 आते हैं जो यूनानी हैं, और इन यूनानियों को कहा जाता था ये क्षेत्रक थे। अब किस तरीके से आए थे, अब इनका कैसे निर्माण हुआ था, वो आपको बताऊंगी। ये आपका महाजनपद में 7 वंशज खत्म हो गया। यहाँ तक 7 वंशज के बारे में मैंने पढ़ा दिया आपको, और पूरी वीडियो में मैं आपको बता चुकी हूँ और सबका नाम बता चुकी हूँ। जितने भी हर्यंक वंश के राजा थे उनके बारे में बता दी हूँ, जितने भी शुंग वंश के राजा थे उनके बारे में बता दी हूँ, जितने भी नंद वंश के प्रशासक या शासक थे उसके बारे में, यानी राजा थे उनके बारे में, मौर्य वंश के राजा के बारे में। मौर्य वंश में प्रमुख 3 ही राजा थे, और प्रमुख कहिए क्योंकि उससे आगे नहीं, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक। सुसीम नहीं था, सुसीम ने कुछ किया नहीं, जो कुछ करता है उसी का नाम लिया जाता है। बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनमें से किसी को बहुत महान बनते हैं, उसको कोई जानता है, सबको तो नहीं है। प्रधानमंत्री बहुत सारे बने हुए हैं। आज मोदी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो मोदी को जान रहे हैं, मोदी नहीं करते तो मोदी को नहीं जानते। तो इस तरीके से बहुत सारे मतलब ये चीज आता गया। और शुंग वंश का पुष्य मित्र के बारे में समझ लिया, अग्निमित्र के बारे में समझ लिया, देवभूत के बारे में। ये देवभूत कुछ नहीं, आपको पुष्य मित्र में बहुत ज्यादा है। कण्व में आपने वासुदेव के बारे में समझ लिया। इसके बाद ये नीचे वाला कुछ नहीं है। सातवाहन में आपने सबसे ज्यादा गौतमी पुत्र सातकर्णी को समझ लिया, उसके बाद कुछ नहीं है। तो ये चीज आपने समझ लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि मौर्य वंश के बाद कितने राजा और किस तरीके से शासन करने आए थे। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद।